सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था, उसकी आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का एक टूर करेंगे। टूर के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा, तो उसे इंस्टॉल करेंगे और उसका सेटअप भी करेंगे। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में हम अपना पहला प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। पहले प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो फिर उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनको थोड़ा सा देखेंगे। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके उसको देखेंगे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को। पहले हम देखेंगे थियरी में और फिर उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में उन फाइल्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या है, जावा कोड फाइल्स क्या हैं, रिसोर्स फाइल्स क्या हैं, रिसोर्स फाइल्स में ड्रॉएबल्स, लेआउट्स, मिप मैप और वैल्यूज़, इन चारों फाइल्स को भी देखेंगे, इनके मकसद को देखेंगे। ग्रेडल फाइल्स क्या होती हैं और ग्रेडल में प्रोजेक्ट लेवल फाइल और मॉड्यूल लेवल फाइल में क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। ये जब सब हो जाएगा तो फिर एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे और एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को इन डिटेल देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जैसे कि आपने इंट्रो से पहले देखा था कि हम ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आज के लेक्चर में, तो बेयर विद मी, हम एंड्रॉयड स्टूडियो के टूर से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर, उससे पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो आप इसको आगे स्किप भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि कहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन ख़त्म होती है, और यहाँ पे भी स्क्रीन पे शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अज्यूम करते हुए कि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, तो चलें इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल गूगल किया और यहाँ पर इन्होंने ही दिखा दिए कि इंस्टॉल कहाँ से करना है। पहला लिंक है developer.android, ये एंड्रॉयड की असल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखा रहे हैं कि किधर से डाउनलोड करना है, यानी कि ये हम इधर आ गए और डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। डाउनलोड करते हैं इसको, एंड्रॉयड स्टूडियो को। इसमें कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, SDK लाइसेंस वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने इन्हें पढ़ा है। आई हैव रेड एंड डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़। इसने खुद ही देख लिया कि विंडोज़ के लिए हमें चाहिए। अच्छा, अब इसका साइज़ है 872 MB, ऑलमोस्ट GB। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आता हूँ। तो सेटअप पूरा डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं मूव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपनी कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। एक सेटअप फोल्डर पूरा रखा हुआ है सेटअप्स का, तो इसको इधर कॉपी कर लिया और अब इसको रन करते हैं। ये पुराना वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का, अभी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वाला किया। तो मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो की, क्योंकि अपडेट्स आती रहती हैं, वो बार बार इम्प्रूव करते रहते हैं, तो जब भी नई अपडेट आए आप उसको इंस्टॉल ज़रूर कर लिया करें, और ताकि उससे नई नई चीज़ों का आपको पता चलता रहेगा कि अभी एंड्रॉयड स्टूडियो वाले क्या कर रहे हैं, एंड्रॉयड वाले क्या कर रहे हैं। तो सेटअप लोड हो रहा है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ये भी चाहिए। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस वो एम्यूलेटर, या वो आपने देखा होगा लोग जब एंड्रॉयड बना रहे होते हैं तो उनके पास यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ बनी होती है, तो वो कह रहे हैं कि वो भी इंस्टॉल करने के नहीं, यानी कि एंड्रॉयड की वो ऐप्स मोबाइल पे नहीं रन कर रहे होते, वो अपने ही लैपटॉप के ऊपर उसका एक शक्ल सी बनाते हैं, उसे एम्यूलेटर कहते हैं। तो मैं वो भी करूँगा क्योंकि मुझे चाहिए होता है। इसने फ़ोल्डर वही देख लिया खुद ही, और एंड्रॉयड स्टूडियो ये सारा कुछ ही वो देख लेगा। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, ज़रा उसने टाइम लिया। ओके जी, हो गया। अच्छा, इसने ये चीज़ें क्यों उठा ली हैं? वो इसलिए कि पहले मैंने ये बना चुका हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो, पहले मेरा इंस्टॉल्ड था, तो उसने पहले से ही खुद प्रोजेक्ट्स फाइल्स देख लेंगे कहाँ पे उसने रखी हुई हैं, तो उस वजह से उसने शॉर्टकट्स दिखा दिया। तो जी, मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, माय एप्लीकेशन, इसको 2 कर दिया और फिनिश। तो जी, हमारी ग्रेडल ने अपना पूरा काम कर लिया और उसने अपने मुताबिक सेटअप कर ली चीज़ें।
अच्छा, अब यहाँ पे आपको नो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। एम्यूलेटर होता ये है कि आप अपनी ऐप बना ली है, अब आप उसको चला के देखना है ना, तो आपके लैपटॉप पे ये एंड्रॉयड स्टूडियो एक छोटी सी आपको एम्यूलेटर अपना एक साथ देता होता है कि उस पर आप अपनी ऐप रन करके देखें और वहाँ पे लैपटॉप पे चला सकें। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन नहीं भी है तो तब भी आप अपनी ऐप को चला के कम से कम देख सकें। सजेस्ट ये किया जाता है कि आप अपनी असल ऐप जो अपनी ऐप है उसको मोबाइल्स पर भी रन करें, क्योंकि एम्यूलेटर 100% उसको डिपेक्ट नहीं कर पाते जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो इसमें डिवाइस ऐड कर लेते हैं हम। ओपन AVD मैनेजर करेंगे, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, इधर से भी जा सकते हैं टूल्स और यहाँ पर AVD मैनेजर, तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। अब जी मुझे चाहिए, मैं कोई बड़ा फ़ोन निकालता हूँ। पिक्सल वाले फ़ोन्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि एंड्रॉयड गूगल की प्रॉपर्टी है और गूगल जो अपने फ़ोन्स बनाते हैं वो पिक्सल वाले फ़ोन्स हैं। तो मैं पिक्सल 3a कर लेता हूँ और इसकी 5.6 इंचज़ की स्क्रीन है। पिक्सल 3a नया फ़ोन है रिलेटिवली, तो अच्छा रहेगा। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। API लेवल, अच्छा मेरे पास Q पड़ा हुआ है, पाई पड़ा हुआ है, पाई एंड्रॉयड 9। मैं पुराना कोई आपको डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसके साथ भी ओके नेक्स्ट कर सकता हूँ, मेरी डिवाइस उस पर लग जाएगी, लेकिन अभी मैं ये ऑडियो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो अपना टाइम लेगा, डाउनलोड करेगा। अच्छा, ये अपना टाइम लेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको, मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वो नज़र आ जाएगा कि आपने जो सा भी डाउनलोड किया है। ऑडियो के 2 वर्जन आए थे, 8.1 और 8.0, इसलिए 2 अलग अलग दिखा रहा है। मैं Q के साथ आगे जा रहा हूँ, नेक्स्ट किया। अब ये AVD डिवाइस का नाम पूछेगा, मैं इसको कह देता हूँ, ये ही नाम रख देता हूँ। ओके किया, फिनिश। और ये यहाँ पर इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये जी हमारा फ़ोन सेटअप हो गया, वर्चुअल डिवाइस। ये आप स्क्रॉल करें, देखें आपका एक मोबाइल आ गया आपके पास लैपटॉप के अंदर। इसको इधर से क्लोज़ किया और यहाँ पर इस AVD मैनेजर को क्लोज़ कर दिया। इसको भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, सेविंग स्टेट वगैरह ये जाएगा। और ये अब आपको यहाँ पर एक फ़ोन नज़र आ रहा होगा, आप जब भी अपनी ऐप रन करना चाहें वो आप इस फ़ोन पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हेलो वर्ल्ड है, तो मैं इसको सिर्फ एक दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसका ये टेक्स्ट बदल देता हूँ और हेलो वर्ल्ड की जगह मैं इसको हेलो सज्जाद किया और मैंने इसको ये ऐप को रन किया और ये ऐप रन हुई। ये देखें हेलो सज्जाद, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा सेटअप, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना और फिर उसके बेसिक सेटिंग्स करना। वापस आ जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो जी एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, फिर हम प्रोजेक्ट बनाने के अब स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने स्टेप्स दिए हैं, इनको हम उधर से भी एंड्रॉयड स्टूडियो से भी जाके देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जब एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से आपने स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको कुछ टेम्पलेट स्क्रीन्स नज़र आएंगी, यानी कि किस तरह का आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आमतौर पे एम्प्टी प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया जाता है, तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट में आपने अपना नाम डालना है, पैकेज नेम, लोकेशन, जावा, ये इसको हम वहाँ पे देखते हैं। ये स्टेप्स यहाँ पे इसलिए दिए हुए कि आप जब स्लाइड्स में से बाद में पढ़ें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह से करेंगे। इसको ज़रा आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके देखते हैं। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ जी, खुल चुका है। स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, मैं प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर SMSAZ मेरा आ रहा है, आपका यहाँ पे कुछ और होगा नाम, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन, ये जो अभी एंड्रॉयड स्टूडियो है इसमें मेरी सेटिंग्स वगैरह सारी हो चुकी हुई हैं। मैं पैकेज नेम अपना SMSAZ रखता हूँ, मेरे इनिशियल्स हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अच्छा, पैकेज नेम के बारे में बात ये होती है कि आपने एंड्रॉयड की जो भी ऐप बनानी है उसका पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। ये com.smsaz.first project
ये मेरे ऐप का जो नाम है, ये जो बीच में ये वाली चीज़ है ना, ये बाकी प्रोजेक्ट्स फाइल से आमतौर पे इसको यूनिक बनाती है। क्योंकि जब आपने फिर एंड्रॉयड की ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ऐप है वो किसी और ऐप के पैकेज नेम के साथ मैच ना करे। तो इसलिए जो यहाँ पर ये वाला नेम होता है इसको हम डिफरेंट कर देते हैं, इसको हम अपने मुताबिक कुछ रखते हैं और फिर वो बाद में जब कोई ऐप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे दूसरी ऐप्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर आपको ये नाम ज़रा सोच समझ के करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा रखें कि जो कि सिर्फ आपका ही हो और फिर बाद में जो ऐप का ये वाला नाम होता है वो फिर प्रोजेक्ट के मुताबिक होता है, तो उसमें इतना मसला नहीं आएगा। फिर सेव लोकेशन मैंने अपनी पहले से सेट की हुई है, आप यहाँ से ब्राउज़ करके अपनी बना सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप किसी ऐसी ड्राइव के अंदर एक ख़ास फोल्डर बना लें डेडिकेटेड, जहाँ पे आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स सेव करें। मैंने ये बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपने सेव करता हूँ। ओके किया। लैंग्वेज यहाँ पे जावा कॉटलिन, ये कोर्स जावा पे है तो जावा ही सिलेक्ट करूँगा मैं। अच्छा, मिनिमम एसडीके, ये एसडीके इसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होती है। वैसे ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये यहाँ पर इसका मकसद ये होता है कि हम बताएं एंड्रॉयड को कि हम कौन सा जो एंड्रॉयड का वर्जन है उसको कम से कम कितने वर्जन पे हमारी ऐप चल सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर आपके शायद कुछ और आ रहा हो, मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड 14 किया हुआ है क्योंकि इससे मुझे तकरीबन 100% ऑफ डिवाइसेस जो अभी चल रही हैं पूरी दुनिया में एंड्रॉयड की, वो सारी मिल जाती हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मसला मैं जेली बीन पर चला जाऊँ तो ये 99.2% हो गया। इसको और अगर छेड़ें तो जैसे कि मैं एंड्रॉयड पाई पे चला जाता हूँ तो सिर्फ 39.5% डिवाइसेस कह रहे हैं कि आपकी टारगेट हो सकेंगी, कि सिर्फ उन्हीं पे आपकी ऐप चल सकेगी। तो इसको एंड्रॉयड 14 मैंने रखा हुआ है कि इस पे तकरीबन 100% डिवाइसेस चल जाती हैं और आप एज अ बिगिनर आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेगेसी सपोर्ट लाइब्रेरीज, इसको आप अनचेक ही रहने दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिनिश करें और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा टाइम लेता होता है। ये हो क्या रहा है, आपकी फाइल्स को वो इंडेक्स वगैरह कर रहा है। यहाँ पर आपको एक ना पेन थोड़ा सा डिफरेंस सा नज़र आएगा कि आपके प्रोजेक्ट जो फोल्डर है ना उसमें किस तरह से फाइल्स पड़ी होती हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी डिफरेंट नज़र आएंगी। तो ये सारा कुछ एंड्रॉयड के जो स्टूडियो है वो स्टार्टअप पे कर रहा होता है, आपकी फाइल्स को उस तरह से ढूंढता है और उन्हें फिर अपने मुताबिक यहाँ पे शो करवाता है। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं कि मेरा ये आपको नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट व्यू करूँ तो प्रोजेक्ट व्यू यानी कि आपके जो लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर फाइल्स पड़ी होंगी वो इस तरह से पड़ी होंगी, जबकि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इन्होंने अपना एंड्रॉयड का एक व्यू रखा हुआ है तो इसमें इस तरह से आपको फाइल्स नज़र आएंगी। अच्छा जी, हाँ, ये अभी कोई मसला आ रहा था, अब ये मेरा सही काम कर रहा है। ये तो ये था, हमने एक प्रोजेक्ट बनाना देखा और वापस चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। प्रोजेक्ट हमने बनाना देख लिया, उसके स्टेप्स वगैरह आगे के लेक्चर्स में हम आगे मज़ीद इस पे काम करेंगे। तो अब आ जाते हैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स नज़र आएंगे कि यानी कि आपका प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है ना वो बहुत भरा भरा होगा। आपने अगर प्रोग्रामिंग पहले की हुई है तो इस तरह के आपको प्रोजेक्ट और नहीं मिलेगा कि इतनी सारी फाइल्स आपको खुद ही बना के वो दे देता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप कोड कर रहे होते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने काफ़ी कुछ बना के दे दिया। अब हम इनकी फाइल्स को ज़रा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैनिफेस्ट का फोल्डर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये मैनिफेस्ट का फोल्डर। मैनिफेस्ट के अंदर एक फ़ाइल हमारे पास होती है एंड्रॉयड manifest.xml। इसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होती हैं। एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट है उसकी कुछ खुसूसियात, उसकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कन्फिग्रेशंस हैं, जो सेटिंग्स हैं हमने रखी हुई अपने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक, वो उसके अंदर पड़ी होती हैं। परमिशंस वगैरह भी इसी के अंदर होती हैं, फिर एक्टिविटीज़ के नाम वगैरह वो सारा हम आगे देखते हैं। फिर आ जाता है जावा का फोल्डर। जावा के फोल्डर के अंदर अपनी सारी कोड फाइल्स रखते होते हैं। इसमें आपको 3 फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें पहले वाले से अभी हमारा सरोकार है, दूसरे 2 को भी अब इग्नोर कर दें, इनसे अभी हमारा पाला नहीं पड़ेगा। जो पहले फोल्डर है उसके अंदर हमारा सारा सोर्स कोड आता है। हम मुख्तलिफ पैकेजेस के ज़रिए से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जावा अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें पैकेजेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और क्लासेस वगैरह के ज़रिए से हम अपने कोड को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं मॉड्यूलैरिटी के बिना पर।
फिर आ जाते हैं हम रेज फोल्डर के ऊपर। रेज स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर आपकी तमाम नॉन कोड जो चीज़ें हैं, जो आपके हेल्पिंग रिसोर्सेज हैं, जो आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी जिनकी, वो सारी इस रेज के फोल्डर में पड़ी होती हैं, जैसे कि XML लेआउट्स, UI स्ट्रिंग्स, इमेजेस एट्सेट्रा। अब इसके अंदर आगे से बाय डिफ़ॉल्ट आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और वो क्या है? ड्रॉएबल में वो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि जो कि स्क्रीन पे ड्रॉ हो सकते हैं। इमेजेस इसमें आ जाती हैं, वेक्टर फाइल्स आ जाती हैं, SVG फाइल्स भी, जो वो भी इसी यानी कि वो हैं आपको जो भी तस्वीर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, इमेजेस वगैरह जैसी चीज़, तो वो आपकी ड्रॉएबल के अंदर आती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास लेआउट। ये सारी फाइल्स हम अभी एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके देखते हैं, वहाँ पे आपको बेहतर नज़र आएगी। लेआउट की फ़ाइल के अंदर हमने क्या रखे होते हैं? लेआउट की फ़ाइल में हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका ढांचा पड़ा होता है, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी के, जो उसमें आप उसका अगर स्केलेटन देखें या उसमें क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं एक एक्टिविटी के अंदर, वो सारा कुछ लेआउट की फाइल्स में आती हैं, और ये मुख्तलिफ फाइल्स हो सकती हैं। एक्टिविटी आगे आ रहा है कि वो क्या होती है, तो अभी घबराइए मत। मिप मैप में आ जाते हैं। मिप मैप में हमारे ऐप के आइकन्स पड़े होते हैं। आपने देखा होगा जब भी ऐप डेस्कटॉप यानी कि आपकी होम स्क्रीन पे ऐप जो पड़ी होती है उसका कोई ना कोई आइकन नज़र आ रहा होता है आपको। आप जो उसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो ऐप लॉन्च हो जाती है। तो वो जो आइकन्स हैं, और वो एक सिर्फ आइकन नहीं होता, काफ़ी सारे यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे इस मिप मैप के फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो हमें कुछ देता है, हम उसे भी चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यूज़ का फोल्डर, XML फाइल्स इसके अंदर पड़ी होती हैं, और उसके अंदर वो सिंपल वैल्यूज़ पड़ी होती हैं जो कि काफ़ी दफ़ा यूज़ हो सकती हैं हमारी ऐप के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गई, इंटीजर, कलर्स। इन सब को वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर रखा जाता है, और इनको बार बार अपनी ऐप में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स आ गई। ग्रेडल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसमें हमारा जो बिल्ड टूल है, जो कि हमारे APK वगैरह बना रहा होता है, वो सारा कुछ ग्रेडल के कर रहा होता है। तो उसकी कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसका कुछ कोड होता है जो कि इन ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में आता है। इसमें हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक प्रोजेक्ट लेवल स्क्रिप्ट और एक मॉड्यूल लेवल स्क्रिप्ट। प्रोजेक्ट लेवल स्क्रिप्ट में पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बिल्ड स्पेसिफिकेशंस आती हैं, जबकि मॉड्यूल लेवल स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉड्यूल के बारे में आती हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐप का जो ये इतना हिस्सा है, ये सारा एक मॉड्यूल है। हम ऐसे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स एक ही एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, और उनके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। इनके फिर आगे से हम मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस बना सकते हैं, और हर एक जो मॉड्यूल होगा उसकी एक अलग मॉड्यूल फाइल होगी ग्रेडल की। ये सारा कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो में अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ पहले नोट कर लें कि रिसोर्स फोल्डर में सिर्फ जो फाइल्स अभी बताई हैं फोल्डर्स, वो सिर्फ नहीं होते, इसके अलावा और फोल्डर्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट्स का हो गया, मेन्यूज़ का, एनिमेशंस का, रॉ का एक फ़ोल्डर होता है जिसमें हम अपनी वीडियोस वगैरह डाल देते होते हैं। तो ये फ़ोल्डर सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक, इन 4 चीज़ों तक महदूद नहीं होता, इसके अलावा भी और चीज़ें इसी के अंदर आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा एंड्रॉयड स्टूडियो में अब देखते हैं। ये वही प्रोजेक्ट आगे जो भी बनाया हमने, मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, हमने ये जूम कर दिया ताकि अच्छे से नज़र आ सके। सबसे पहले हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट के अंदर हमारे जो पूरे एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस पड़ी होंगी, जैसे कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन का टैग है, ये हमारी पूरी एप्लीकेशन को कवर कर रहा होता है। इसके अंदर हमने कुछ आगे से लेबल्स दिए हुए हैं, कुछ यानी कि हमने चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, जैसे कि पूरी ऐप का आइकन यहाँ पे बताया जा रहा है, पूरी ऐप का नाम इधर है, और राउंड आइकन अगर होगा तो उसके लिए कौन सी हमने फ़ाइल को रखा हुआ है, ऐप का थीम, और फिर यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। ये भी चीज़ें आगे सिंटेक्स वगैरह देखेंगे XML का, तो वहाँ पे भी आपको सही समझ आ जाएंगी। अभी ये हम देख रहे हैं कि ये हमारी पूरी ऐप की स्पेसिफिकेशंस हैं, हमारी कन्फिग्रेशंस है जो कि हमने अपने ऐप्स के मुतालिक सेव की हुई हैं। फिर हम आ जाते हैं जावा के फ़ोल्डर पे। जावा के फ़ोल्डर में आगे मज़ीद 3 फ़ोल्डर्स हैं, इन दोनों को भी हम नहीं देख रहे, पहले वाले फ़ोल्डर को देखेंगे। इसमें com.sm/sj और फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमने वो जो नाम सेट किया था वो है। फिर उसके बाद मेन एक्टिविटी आ जाती है, ये वो एक्टिविटी है जो कि सबसे पहले ऐप के स्टार्ट करने पे ऑन होगी। एक्टिविटीज़ आगे आ रही हैं कि क्या होती हैं, तो अभी उसमें देखेंगे। ये फाइल है जो कि यानी कि ये जो पूरा ये वाला फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपके जो प्रोग्राम का कोड है, सोर्स फाइल्स हैं, वो सारी इसके अंदर आएंगी, और इनके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे जो कि बाद में रन हो सकेगा। रेज के फ़ोल्डर पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉएबल्स है। ड्रॉएबल्स में तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं, या वो चीज़ जो कि ड्रॉ की जा सकती है।
तो इसमें ये बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, ये कुछ इन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये देखें वेक्टर फाइल है, ये भी ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर रखी जाती है क्योंकि इसको स्क्रीन पे ड्रॉ किया जा सकता है, इसीलिए ये ड्रॉएबल्स का नाम है। लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट के अंदर हमारी जो एक्टिविटी है उसका ढांचा आपको नज़र आएगा। अभी अगर हम अपनी ऐप को चलाएं तो आपको सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा होगा और उस वो जो एक्टिविटी का ढांचा है वो ये पड़ा हुआ है, activity_main.xml। ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी। फिर मिपमैप के फोल्डर में आइकन्स होते हैं, जैसे कि ये एक आइकन है, ये एक आइकन है। ये इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? सारे एक ही तो चीज़ें हैं। वो फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे ऐप की जो हमारा मोबाइल है उसकी क्या रेजोल्यूशन है, उसके मुताबिक ये डिफरेंट आइकन वाली फ़ाइल सेलेक्ट हो जाती है। तो हम ख़ुद ही काफ़ी सारी फाइल्स रखते हैं ताकि एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आसानी हो कि कौन सी फ़ाइल को एज एन आइकन यूज़ करना। ये स्क्वेयर्ड थी, यहाँ पर ये राउंड आ गए, ये राउंड आइकन्स हैं। मिपमैप के बाद वैल्यूज़ का फोल्डर आता है। वैल्यूज़ में हमारे पास कुछ कलर्स में कुछ हमारे पास एक कलर कोड्स पड़े हुए हैं और हमने वो सेट किए हुए हैं। इनको आपने कहीं पे भी यूज़ करना होगा ना तो आप सीधा ये नाम लिखेंगे वो ख़ास तरीके के साथ, तो आप इस कलर कोड को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसको यहाँ पे बना देता हूँ। कलर का टैग, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, माई कलर, और ये क्लोज़ किया। यहाँ पर कोई भी मसलन 444444, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क ग्रे वाला होता है कलर, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये कलर उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। फिर strings.xml के अंदर हमारी स्ट्रिंग्स पड़ी होती हैं जो भी हमने पूरी प्रोजेक्ट में यूज़ करनी होती हैं। आप यहाँ पे अपनी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम रख दिया माई स्ट्रिंग और हेलो ये रख दिया, और इसको आप फिर प्रोजेक्ट में बार बार कहीं पे भी यूज़ कर सकेंगे। यूजेज हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से की जाती है। स्टाइल्स में हम अपने थीम्स बनाते हैं, वो रख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक ऐप थीम मिलता है, जो आपने मैनिफेस्ट के अंदर देखा था कि हमारा एक थीम सिलेक्ट हुआ था। ये स्टाइल्स में किया और उधर से उसने ऐप थीम उठा लिया। अगर मैं इसको यहाँ से स्टाइल्स में इस ऐप थीम की जगह ऐप थीम 1 कर दूँ तो यहाँ पर ये मसला आएगा। मैंने इसको 1 कर दिया तो इसने वही थीम फिर पकड़ लिया, ठीक है। ये वैल्यूज़ वाला हो गया फोल्डर। अब ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पे आ जाते हैं। ग्रेडल में सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल। इसके अंदर हमारे पास रिपोजिटरीज़ होती हैं, यानी कहाँ से लाइब्रेरीज़ मिलेंगी जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। वो रिपोजिटरीज़ इधर आ गई और कुछ चीज़ें। और ये ग्रेडल का जो पड़ा हुआ है इसके पास क्लास पाथ, यानी कि ग्रेडल कहाँ पर इसके पास इंस्टॉल्ड है, ये उसने उसके भी रखा हुआ है, क्योंकि हमें ग्रेडल पूरे उसके अंदर प्रोजेक्ट के लिए एक चाहिए होता है। तो वो ग्रेडल कहाँ पे है उसके इसने जगह रखी हुई है। अब यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि इसका नया वर्जन आ गया है, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल लेवल फाइल्स पर। इसके अंदर हमारी कुछ मॉड्यूल से रिलेटेड बिल्ड की सेटिंग्स होती हैं। कंपाइल SDK, मिन SDK और टारगेट SDK भी इसमें है। ये इनका डिफरेंस आगे किसी वीडियो में देखेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ पे देख लें कि बिल्ड से रिलेटेड यानी एपी के बनाने से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होती हैं। वर्जन कोड, वर्जन नेम, ये भी देखेंगे बाद में जब हम अपनी ऐप में ज़्यादा आगे पहुँचेंगे डेवलपमेंट के अंदर। डिपेंडेंसीज़ वगैरह यहाँ पे ऐड की जाती हैं। डिपेंडेंसी से मुराद ये कि अगर हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि हम यहाँ से वो फ़ाइल लेंगे। और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो या ग्रेडल ख़ुद वो वहाँ से काम कर देता है, हमें बार बार वो फाइल्स ख़ुद डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर सिर्फ उसका मेंशन करते हैं पाथ और वो उधर से उठा लेता है। तो ये था थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमारे एंड्रॉयड के जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उसका। वापस आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमने देखा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जो प्रोजेक्ट के फाइल्स हैं उनका क्या क्या काम होता है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी के अंदर। एक्टिविटी क्या है? इंग्लिश डेफिनेशन अगर देखें तो समथिंग दैट इज़ डन, वो चीज़ जो की जा सकती है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। एंड्रॉयड की डेफिनेशन में देखें तो अ सिंगल फोकस्ड थिंग दैट द यूज़र कैन डू, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। दोनों डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई। तो देखें, जो भी हमारी स्क्रीन पे हमें स्क्रीन नज़र आ रही है एंड्रॉयड के अंदर, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन है वो सारी की सारी आपको एक्टिविटी कहलाएगी।
और जो भी हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं बटन्स वगैरह, वो सारे एक एक्टिविटी के अंदर होते हैं और फिर हमें नज़र आते हैं। एक ऐप मल्टीपल एक्टिविटीज़ से बनी होती है। अभी मैं ऐप चला के दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ कि एक्टिविटी से मेरी यहाँ पे क्या मुराद है। कि एक जो ऐप की स्क्रीन है वो एक्टिविटी होती है। एवरीथिंग दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज़ डिस्प्लेड इन एन एक्टिविटी। जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, मसलन टेक्स्ट का इनपुट लेने के लिए एक फील्ड है हमारे पास जहाँ पे हम अपना नाम, रोल नंबर वगैरह डालते हैं अगर कहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या कोई और चीज़। तो वो जो इनपुट का बॉक्स है वो एक एक्टिविटी के अंदर हमने रखा हुआ है। वो दरअसल तो लेआउट के अंदर रखा होता है, लेकिन वो लेआउट पे चल रहा होता है एक एक्टिविटी के अंदर। लेआउट एक एक्टिविटी के साथ लगा होता है और एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है। यानी एक स्क्रीन पे कुछ डेटा डाला, वो दूसरी स्क्रीन को भेज दिया गया, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और ये एक ऐप से दूसरी ऐप में भी हो सकती है, जैसे कि शेयरिंग फीचर सोशल मीडिया ऐप्स में, जो कि अलाउ करते हैं मल्टीपल ऐप्स को कि वो कम्युनिकेट कर सकें अदर ऐप्स के साथ। आपने देखा होगा जब हम कहीं पे फाइल्स शेयर कर रहे होते हैं तो हम मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप में है, वहाँ से शेयर का बटन क्लिक पे दबाया तो वो आगे से एक ऑप्शन दे देता होता है कि कौन कौन सी ऐप्स में आप शेयर करना चाहते हैं। वो दूसरी ऐप्स ने अपने आप को इस तरह से बताया होता है कि एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को कि अगर कोई शेयर करना चाहे तो हम भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलें एक्टिविटी को ज़रा अब देखते हैं कि कैसे काम करती है वो। ओके जी, ये ट्विटर की स्क्रीन है। ये जो पूरी स्क्रीन है ना आपको नज़र आ रही, यानी ट्विटर वाला जो हिस्सा है, ये सारी की सारी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ UI की चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि ट्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके नंबर ऑफ़ ट्वीट्स, ये सारा कुछ उन्होंने कंपोनेंट्स डाले हुए हैं। असल में एक पूरी एक्टिविटी है जो कि एक लेआउट XML के साथ जुड़ी हुई है और वो फिर हमें नज़र आ रही है ट्विटर के ऊपर एक स्क्रीन में। मैं इसको ज़रा स्क्रॉल किया तो मैं चलें एक शो मोर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि क्या मैंने करना है। 100 डेज़ ऑफ कोड अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल से मुताल्लिक है। ये ट्वीट मुझे अच्छा लगा है, इस पर मैं शेयर के बटन पे क्लिक किया तो देखें शेयर के ऑप्शंस उसने दे दिए। अब मैं यहाँ पर शेयर ट्वीट वाया करता हूँ तो ये मुझे सारे ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ से मैं किसी भी ऐप के ज़रिए से शेयर कर सकता हूँ, किसी भी ऐप को ये ट्वीट शेयर कर सकता हूँ। किसी और को देखते हैं, ये वाले हेड मुझे अच्छे लग रहे हैं, चलें इसको शेयर करते हैं। मैं यहाँ पर लिंक्डइन प्राइवेट मैसेज, मैं किसी को तंग नहीं करना चाह रहा तो यहाँ पर मैं अब लिंक्डइन ने क्या किया हुआ है, लिंक्डइन की अब ये जो खुले आपके सामने ये लिंक्डइन की एक्टिविटी है। यहाँ पर मुख्तलिफ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लिंक्डइन पे मैं अब अपने ही किसी एक दोस्त को कर लेता हूँ। ये भी फाउंडर ही हैं, कोड स्टूडियो के फाउंडिंग मेम्बर्स में से हैं। अभी तक वीडियो नहीं डाली जनाब ने, वेट कर रहे हैं इनका। अच्छा, तो डमी मैसेज मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये किया क्या, मैंने ट्विटर का एक ट्वीट शेयर कर दिया लिंक्डइन के ऊपर। तो इस तरह से हमारी शेयरिंग काम करती है। तो ये तो होगी एक्टिविटी। हमारी जो स्क्रीन है, जो भी कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो एक एक्टिविटी के अंदर नज़र आ रहा होता है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के ऊपर। तो जी एक्टिविटी लाइफ साइकिल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक्टिविटी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरेगी। उन मराहिल में जो कुछ होगा तो उसको हम कह देंगे कि एक्टिविटी का लाइफ साइकिल हो रहा है। अच्छा, अब एक्टिविटी को लाइफ साइकिल की क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसके लिए आप ये तस्वीर देखें जैसे कि एक कोई भी इंसान है वो बच्चे से बूढ़े की तरफ जाता है, अगर वो ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह आप भी सब अच्छी उम्रें पाएंगे। कोई भी इंसान बच्चे से जाता है एक बूढ़े की तरफ, तो ये भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है, ये उसकी लाइफ का साइकिल हो गया। एक्टिविटी भी इसी तरह से जब क्रिएट होती है उसके बाद से उसने जब तक ख़त्म नहीं हो जाना होता तो वो मुख्तलिफ स्टेट्स में से, सिचुएशंस में से, हालतों में से गुजर कर जा रही होती है। अब इन हालतों में पहुंचाने के लिए हमारे पास ये कुछ फंक्शंस आ जाते हैं जो कि इस बात के हमें ये फ़ायदा फराहम करते हैं, ये इस बात हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम कैसे दूसरी हालत में जाएं तो उस हालत के मुताबिक अपने ऐप को ढाल सकें। ठीक है, इसको आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंड्रॉयड की जो ये एक्टिविटी है, ये जब क्रिएट होती है तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल होती है ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होती है जैसे ही हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी। इसके अंदर हम अब आपकी कोई एक्टिविटी को क्रिएशन से मुतालिक कोई चीज़ चाहिए ना अगर, तो वो इसके अंदर करनी है हमने। जैसे कि आप अगर कोई गेम वगैरह चाह रहे हैं, गेम की ऐप बना रहे हैं, तो गेम की ऐप में आपने करना ये है कि आपके जो ऑन क्रिएट वाला फंक्शन होगा उसमें आप फ़ौरन से अपने जो सर्वर वगैरह है, अगर आपकी ऑनलाइन गेम है तो उसको एक सिग्नल भेज दें कि इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन वगैरह गेट करना शुरू कर दो, बैकग्राउंड में टास्क शुरू कर दें। ठीक है, ऑन क्रिएट के अंदर, क्योंकि आप जितना जल्दी ऐप में काम शुरू करवाएंगे उतना बेहतर होगा।
अब यहाँ पे बैकग्राउंड में करने की ज़रूरी इस वजह से ताकि आपका UI ना रुक जाए, ये हम आगे देखेंगे ऐप्स के अंदर। फिर आ जाते हैं ऑन स्टार्ट के ऊपर। ऑन स्टार्ट वाला फंक्शन तब कॉल होता है कि जब हमारी एक्टिविटी यूज़र को विजिबल हो रही होती है। अभी पूरी तरह से यूज़र उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो विजिबल होने के तरफ बढ़ चुकी है, हमें थोड़ी बहुत ऐप नज़र आने लग जाती है, यानी बिल्कुल जो लोड हो रही होती है, छोटी से बड़ी होती है ना स्क्रीन, तो आप समझ लें कि वो जो छोटी और बड़ी होने के दरमियान में है ना, उसमें कहीं पे हमारा ऑन स्टार्ट कॉल हो जाता है। फिर आ जाते हैं ऑन रिज्यूम की तरफ। ऑन रिज्यूम फंक्शन तब कॉल होता है कि जब हमारी ऐप पूरी तरह से इंटरैक्टेबल बन जाती है, हमारी एक्टिविटी यूज़र उस ऐप के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, यानी उस पर बटन्स वगैरह हैं, उस पर क्लिक कर सकता है, कोई टेक्स्ट वगैरह डाल सकता है, कोई भी काम उस पर कर सकता है, तो उस एक्टिविटी पे उस स्क्रीन के ऊपर, तो हमारा ये ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है। अच्छा, इन फंक्शंस को अच्छे से मैं एक एग्जांपल के ज़रिए भी बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे काम कर रही होती हैं। फिर आ जाते हैं ऑन पॉज के ऊपर। अच्छा, ऑन पॉज में क्या होता है, ये फंक्शन कॉल होता है कि जब हमारी एक्टिविटी लूजेस फोरग्राउंड, यानी फोरग्राउंड या फोकस, हमारी ऐप है, कोई और ऐप ऊपर आना चाहती है, तो फिर हमारी जो कोई और एक्टिविटी ऊपर आना चाहती है, कोई और स्क्रीन हम चेंज कर रहे हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो दूसरी स्क्रीन ने अब फोकस में आ जाना है, यानी मोबाइल के ऊपर दूसरी स्क्रीन आएगी, दूसरी लेआउट वगैरह आ जाएगा। तो अब हमारी जो पहले एक्टिविटी चल रही है उसने अब पॉज स्टेट में चले जाना है और नई एक्टिविटी ने एक्टिव स्टेट में आ जाना है। तो उस ट्रांजिशन को कायम करने के लिए हम ऑन पॉज के फंक्शन की मदद लेते हैं और यहाँ पर हम वो काम कर सकते हैं कि जो हम करना चाहते हैं कि जब हमारी एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में ट्रांजिशन कर रही हो, ठीक है, ये ट्रांजिशन के तौर पे एक्ट करता है और ये तब इस टाइम पर एक्टिविटी विजिबल होती है, लेकिन आप अब इंटरेक्ट नहीं कर पाते उसके साथ। फिर हम आगे आ जाते हैं ऑन स्टॉप के ऊपर। ऑन स्टॉप ऑन पॉज के फ़ौरन बाद कॉल हो जाता है। आप इसको अगर चला के आप कोई थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह करें, आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे कॉल हो गया, फ़ौरन से कॉल हो जाता है ऑन पॉज के बाद। और ये तब होता है कि जब आपकी ऐप अब विजिबल ही नहीं रही, आपने दूसरी एक्टिविटी ऊपर आ गई है, तो अब आपकी ऐप विजिबल नहीं रही, तो अब ऑन स्टॉप भी कॉल हो जाएगा और अब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते अपनी ऐप, अपनी उस एक्टिविटी के साथ। ऑन रीस्टार्ट, अच्छा आपने ऑन स्टॉप वाली स्टेट पे पहुंच गए थे, आपको याद आया नहीं मैंने कुछ उधर वापस करना है उसी एक्टिविटी में, तो अब वापस अगर उस एक्टिविटी पे जाते हैं बैक का बटन दबा के, या कोई और ऐप खोली थी तो ऐप को स्विच करके वापस आते हैं, तो अब ऑन रीस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा और उस ऑन रीस्टार्ट से हम फिर अपनी ऐप को वापस स्टॉप मोड से स्टार्ट मोड की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे। अभी ऐप वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ वो रीस्टार्ट फंक्शन कॉल हुआ और वो आगे से उस स्टार्टिंग वाले फेज में चला जाएगा। और ऑन स्टॉप से फिर ऑन रीस्टार्ट और फिर उसके बाद से हम स्टार्ट और ऑन रिज्यूम में जाते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय हमारे पास आखिरी वाला फंक्शन है कि ये तो समझ लें कि आप इसके बाद फिर आपकी ऐप ने बिल्कुल नहीं बच सकना, ये आखिरी सांसें हैं उसकी। ऑन डिस्ट्रॉय जब कॉल हो गया फिर आपकी ऐप समझ लें ख़त्म हो गई, आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। इसके बाद आपकी एक्टिविटी अब जिंदा नहीं रहेगी, आपने अगर दोबारा से एक्टिविटी को ऑन करना है तो वो दोबारा से उसको जन्म देना पड़ेगा ऑन क्रिएट वाले साइकिल से गुजर कर। तो ये आमतौर पे तब होता है कि जब हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, या फिर अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लगे कि और ऐप्स के लिए जगह नहीं बची और इस एक्टिविटी को क्लोज होना ज़रूरी है, तो फिर वो खुद भी कर देता होता है। इसको ज़रा अब एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ा सा देखते हैं कि फंक्शंस कहाँ कहाँ कॉल हो रहे होते हैं। ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एंड्रॉइड का और इसके ज़रिए से मैं एक्टिविटी का लाइफ साइकिल दिखाऊंगा आपको। इसमें मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं, उन फंक्शंस को, यानी कि असल में एक्टिविटी लाइफ साइकिल कई फंक्शंस हैं। जैसे जैसे वहाँ पे पहुँचता तो मैं एक लॉग की लाइन प्रिंट कर आया था और जो मुझे बताती है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तो इसको ऐप को मैंने रन किया हुआ है और यहाँ पर अभी हूँ मैं, तो मैं लॉग कैट में आ जाता हूँ, इसको बड़ा भी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वो लाइन सर्च कर लेता हूँ कि जो मुझे दिखाएगी। लॉग में मैंने इन्फो वाला टैब रखा है, एक्टिविटी, ये इसको कॉपी किया, इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्यों पूरा सही नहीं आता, ठीक है, ये ठीक है। हमारी ऐप अभी यहाँ पर है, तो हमने कहा था कि सबसे पहले ऐप क्रिएट होती है। क्रिएट वाला अभी मैंने यहाँ पर टैग नहीं लगाया हुआ कि जब वो क्रिएट वाले फंक्शन में जाता है तो उधर से नहीं दिखा रहा मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ बाकी फंक्शंस का। तो सबसे पहले ऑन स्टार्ट में गया, फिर ऑन रिज्यूम, और ये यहाँ पर अभी हम हैं ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम। अब मैं अगर ये ऐसे ही बटन दबाता हूँ
तो वो ऑन पॉज में गया और ऑन स्टॉप में चला गया। ऑन पॉज में तब जा रहा था कि जब हमारी एक्टिविटी एक्टिव स्टेट से ये इस वाली स्टेट में जहाँ पे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते एक्टिविटी के साथ, उस स्टेट में जा रही है। मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये रीस्टार्ट और स्टार्ट और फिर रिज्यूम पे वापस आ गया। अब जब रिज्यूम हमेशा तब कॉल होगा जब हमारी ऐप ने एक्टिव स्टेट में आना है, जब हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो फ़ौरन से रिज्यूम वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं वापस से क्लिक करता हूँ, ये देखें सबसे पहले क्या हुआ, पॉज पे गया और फिर स्टॉप में आ गया। अब मैं अगर इसको ये ऐसे बंद कर देता हूँ तो स्टॉप से वो डिस्ट्रॉय में चला गया, क्योंकि हमारी ऐप इंस्टॉल वो एक्टिविटी किल हो चुकी है। दोबारा से रन करता हूँ और हम इसको फिर से देखते हैं। देखें स्टार्ट क्रिएट होता है असल में, फिर स्टार्ट पे जाता है, फिर रिज्यूम, और अब रिज्यूम मोड में पॉज से फिर स्टॉप में गया। पॉज वो वाला ट्रांजिशन फेज़ था, मैंने बताया था ना कि जब हम स्टॉप वाली फेज़ में जब इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, उस फेज़ में जा रहे हैं, तो जब बीच में ट्रांजिशन हो रही है वो उस पॉज में आनी है। हम ऑन पॉज में आमतौर पे वो काम करते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, हम बस इस तरह का कुछ कर रहे होते हैं कि हम हमारी ऐप में जो कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा था उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें। यूआई एलिमेंट्स को नहीं छेड़ते, क्योंकि अभी ऐप में नज़र आ रहा होता है, हमारी ऐप नज़र आ रही होती है स्क्रीन पर। ऑन स्टॉप वाले पॉज फेज़ में अभी नज़र नहीं आ रही। अब देखिए मैंने साइड पर क्लिक कर दिया, मैं और ऐप खोल लिया, मैसेजेस की ऐप खोल लिया, यहाँ पे मैसेजेस नज़र आएंगे। मैंने इसको बंद किया, इसको ले आया हूँ स्क्रीन पे। अभी ये फोकस में नहीं आई, सिर्फ स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फोकस में तब आएगी जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक किया, देखें फ़ौरन से ऑन रीस्टार्ट, स्टार्ट और ऑन रिज्यूम पे चला गया। वापस से इसको क्लिक करता हूँ मैं तो पॉज और स्टॉप पे आ गया, और जब मैं इसको वापस ऊपर ख़त्म कर दूंगा तो ये ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक, ये हमारी एक्टिविटी का पूरा लाइफ साइकिल था जो हमने इस तरह से दिखा दिया। वापस आते हैं तो एक आखिरी चीज़ जो कि एक सवाल है कि क्यों इतने सारे फंक्शंस हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में। तो शॉर्ट आंसर ये है कि हमने अपनी ऐप में जो हमारी ऐप है उसको उससे मुताल्लिक जो टास्क्स होते हैं जो कि हमारे यूज़र के लिए चाहिए होते हैं, वो हम इन फंक्शंस के दरमियान कर रहे होते हैं, और इससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता रहता है। हमारे जितनी इस तरह की चीज़ें हम छोटी छोटी ऐप में डालते रहें, उससे यूज़र को बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, और यूज़र का एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐप्स में एक चीज़ देखी जाती है कि यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी इस चीज़ों से ऐड हो रहा होता है। फिर ऐप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना, ये भी हमारा एक गोल होता है जो कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के फंक्शंस की मदद से हम अचीव कर रहे होते हैं। और लास्टली कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना चाह रहे होते हैं कि हमारी ऐप अभी किस स्टेट में है। हमारी ऐप की कुछ स्टेट्स हैं जो जैसे कि यहाँ पे देखी थी एक्टिव, पॉज और डिस्ट्रॉयड वगैरह, ये स्टेट्स कुछ इन फंक्शंस की मदद से हम वो स्टेट के जो ट्रांजिशन हो रहा होता है वो बता रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस बिना पर अपने काम देख सकता है कि किसी ऐप को स्टार्ट करना है इस एक्टिविटी को कि नहीं। ये सारा कुछ उस मदद से उस इन फंक्शंस की वजह से हम देख सकते हैं, और उन स्टेट में हमारी ऐप से मुताल्लिक क्या काम होना है वो भी हम इसी के ज़रिए से कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। एंड्रॉयड का कोर्स आपने शुरू की वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी देख लें, आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देखा था, और अगले भी कोर्स की वीडियोस जल्द आती रहेंगी। तो अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।